गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 सितंबर 2025 है और कल जो भी न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे उन पर आधारित एमसीक्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है। अभी अर्थक्वेक कहाँ रिकॉर्ड है? यूनान के पास। अब यूनान की लोकेशन आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपने यूरोप का मैप ये देख रखा है और ये आपको पता होगा मेडिटेरियन सी, ये अफ्रीकन रीजन है ना, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे सुएज कैनाल होते हुए ये मामला जाता है कहाँ पे? मेडिटेरियन सी तक, भूमध्य सागर तक। ठीक है, अब ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे एक कंट्री है ग्रीस, ये कंट्री ग्रीस। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन एक आइलैंड की है जिसे बोला जाता है क्या? एविया आइलैंड। तो अभी 5.2 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, उसको रिकॉर्ड किया गया है और इसका जो महसूस हुआ एथेंस तक, ग्रीस कि जो एथेंस है वहाँ तक इसे महसूस किया गया है। दूसरा, द अर्थक्वेक कॉज मेजर स्ट्रक्चर डैमेज एंड न्यूमेरस कैजुअलिटी अक्रॉस द रीजन। अब इससे ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली है। अब अगर आपने पहले स्टेटमेंट में 5.2 इसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देख लिया तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा कैजुअलिटी तो देखने को नहीं मिलेगी। 7-8 में कम से कम मैग्नीट्यूड में जब अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है। अब बात आती है अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक फैक्टर होता है, वोल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक आता है। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग एंड ऑल, इससे भी अर्थक्वेक देखा जाता है। अब जो इसको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसे रिएक्टर स्केल्स या रिक्टर स्केल्स, इसके अलावा मर्केली स्केल्स, इसको जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड को इसको मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं, पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती है, एल वेव्स होती हैं। तो प्राइमरी जो वेव्स होती हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में गुजर जाती हैं, तीनों को पार कर जाती हैं। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ये केवल सॉलिड्स को ही पार कर पाती हैं। यही स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी या वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो तो जब भुज में भूकंप आया हुआ था 2001 में, तो वहाँ पे जब भूकंप आया था तो 7.7 मैग्नीट्यूड का आया हुआ था। तो वहाँ पे मेजर कैजुअलिटीज हुई थी। तो जहाँ भी 7 पॉइंट से ऊपर के जो भूकंप आते हैं वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। द यूके IAFB एज ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूके IAFB। दूसरा, एंड द सिटी ऑफ लंदन एम टू चैनल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। इसका पर्पस क्या है कि भारत में जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ावा देना। दूसरा, द इनिशिएटिव इज अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड ब्रिंग टुगेदर एंड इंडिया स्टेक होल्डर फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस। यह पहल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप परियोजना वित्त के लिए ब्रिटिश और भारतीय हितधारकों को एक साथ लाती है। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आपने पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, एक संस्था है उसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग, UKEFB। अब इसको बनाया इसलिए गया था कि जो ब्रिटिश ट्रेजरी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी या लीगल इंजीनियरिंग फर्म्स इसमें शामिल होंगी और इसका पर्पज होगा कि हाईवे, मेट्रो, जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या करना? फंडिंग करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है उसकी पार्टनरशिप हो रही नीति आयोग से और यहाँ पे एक वेंचर इस्टेब्लिश हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर देना इसका यहाँ मेन पर्पज़ होगा। दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। इसका जो अगर हम बात करिए जो इस इनिशिएटिव SDG के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, बोथ हैं 1 और 2। तीसरा MCQ यहाँ पे देखने को मिले। UNIFIED रेरा पोर्टल वॉज लॉन्च टू सेंट्रलाइज रियल इस्टेट रेगुलेटरी प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बाइंग एंड डेवलपर्स। तो जो रेरा पोर्टल है, भारत में रियल इस्टेट जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स स्कीम्स होती हैं या परियोजनाएं होती हैं उनको इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा जो बायर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्डाइजेशन को प्रोसेस करेगा। तो ये बात यहाँ पे एकदम सही है। जो पोर्टल है सभी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, उनके रेरा डेटाबेस को आपस में जोड़ता है। जो रियल इस्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जोड़ता है। AI बेस्ड एक तरह का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट स्टेटस है, अप्रूवल है या अगर ग्रीवेंस रिड्रेशन मैकेनिज्म है उसकी सहायता यहाँ पे प्रदान करता है। रेरा को लेकर एक एक्ट भी आया हुआ था गवर्नमेंट द्वारा, तो रेरा एक्ट 2016। ठीक है, तो रेरा जो रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट है इसको मैनेज करने के लिए यह एक एक्ट आया हुआ था। ठीक है, पहले देखें तो पहले हर राज्य का एक अलग अलग पोर्टल हुआ करता था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिफाइड एक रेरा पोर्टल बन रहा है जो पूरा सेंट्रलाइज रहेगा। ठीक है,
तो अलग अलग राज्यों का यहाँ पे पोर्टल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, नीलगिरी टी ग्रोन इस सदर्न वेस्टर्न घाट्स 1000 to 2500 मीटर एलिवेशन इज द फेमस टू इट्स ब्रिकनेस फ्लोरल एरोमा एंड इज जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। नीलगिरी जो चाय दक्षिण पश्चिमी घाट 1000 से 2500 मीटर ऊंचाई पर उगाई जाती है, तीखेपन पुष्प सुगंध के लिए प्रसिद्ध, इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। दूसरा, इट इज कॉमनली कल्टिवेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विथ मिनिमल प्रेजेंस इन तमिलनाडु एंड केरला। यह कर्नाटक तमिलनाडु में उगाई जाने वाली, तमिलनाडु केरला में इसका न्यूनतम उत्पादन होता है। ठीक है, इन दोनों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? एक ओनली। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट को, यहाँ बोल रहा है यह मुख्यतः कर्नाटक के नीलगिरी एरिया में उगाई जाती है। दूसरा, जबकि तमिलनाडु केरला में इसका न्यूनतम योगदान होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नीलगिरी जो चाय है ना, मेनली कहाँ पे उगाई जाती है? जो तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र है, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र वहाँ पे उगाई जाती है। और यहाँ पे जो 2008 में इसको जीआई टैग भी मिला था, जीआई टैग मिला। अब बात हो जहाँ पे केरल और कर्नाटका की, तो केरला और कर्नाटका में क्या है, मिनिमम लेवल पर उगाई जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी खेती के लिए ड्राइड, अगर हम बात करें वेट और हाई एल्टीट्यूड वाली जो क्लाइमेटिक और ड्राइड सॉइल होती है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। भारत की कुछ चाय को जीआई टैग भी मिला, जैसे दार्जिलिंग चाय है, असम की टी है, कांगड़ा टी है, इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जाइंट अफ्रीकन स्नेल इज वन ऑफ द वर्ल्ड रोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज थ्रेटनिंग क्रॉप्स बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन थ्रेट। तो जो विशाल अफ्रीकी घोंघा है, दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजाति का जीव है, फसल और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, इट कैन ट्रांसमिट पैरासाइट्स निमोटोड्स कॉजिंग कंडीशन लाइक इसोफिलिक मेनिंजोफिलिक इन ह्यूमन, मेनिग्नोएन्सेफेलाइटिस जो भी है, जैसी बीमारियां हो सकती हैं इससे। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें, यह मूलतः 500 से अधिक फसलों को खाता है और मूल रूप से पूर्व अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, परंतु पालतू व्यापार परिवहन में दुनिया भर में ये फैल चुका है ना। जैसे अगर आप देखिए, जब ट्रेड या वेसल्स का मूवमेंट होता है, इस वजह से पूरी दुनिया में फैल चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत में केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल में ये देखा जा रहा है। तो ये जाइंट अफ्रीकन स्नेल के बारे में स्टेटमेंट था जो हमने यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, द अपतानी टोन ट्राई फाउंड इन जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश, नोन एज फॉर राइस फिश माउंटेन टेरेस फार्मिंग एंड यूनिक फेशियल टैटूज इन वुमेन। तो यहाँ पे जो अपतानी ट्राइब है, ये धान, मछली, संयुक्त सीढ़ीनुमा कृषि फसलों के चेहरे विशेष रूप से टैटू के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, देयर ड्रीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू प्रे फॉर अ बम्पर हार्वेस्ट एंड यूनिवर्सल प्रोस्पेरिटी। तो इनका जो ड्री फेस्टिवल है, ये फसल और सार्वभौमिक समृद्धि की कामना हेतु मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको बताना है। अगर हम बात करें तो इनकी भाषा समूह, तानी भाषा समूह इनकी भाषा समूह है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनकी जो महिलाएं होती हैं, चेहरे पर टैटू बनाती हैं। ठीक है, और जो नेक में प्लग पहनती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। खासतौर पे अगर हम बात करें, जो जीरो वैली से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए प्रस्तावित भी किया गया। अब अपतानी ट्राइब के बारे में यहाँ पे जो बात हो रही है, तो दोनों स्टेट में यहाँ पे सही अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में पाई जाती है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रपोज किया गया है कि जो जीरो वैली है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए। और ड्री फेस्टिवल भी यहाँ पे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर, हिल्सा इज द नेशनल फिश बांग्लादेश प्रोमिनेंट इन रिवर्स एंड एस्चुरीज अक्रॉस बांग्लादेश, इंडिया एंड पर्शियन गल्फ। तो हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली जो बांग्लादेश, भारत और फारस की नदियों में मुहाने में पाई जाती है। दूसरा, हिल्सा इज क्लासिफाइड एज ए इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट में से इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है हिल्सा को। इन दोनों में कौन सा सही है? तो पहला सही है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे गलत है। अगर हम बात करें, ये इंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न है। कौन सही है? लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में तो पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है। इसे बंगाल का कल्चरल आइडेंटिटी एक तरह से माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉस्फेट रॉक एंड सेडिमेंट्री मिनरल्स इज द प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स फॉर फास्फोरस फॉर फर्टिलाइज प्रोडक्शन। तो फास्फेट जो चट्टान होती है, सादी चट्टान, ये फास्फेट जो उर्वरक होता है उसके लिए नेचुरल सोर्स है। दूसरा, इंडिया इज फुली सेल्फ रिलायंट इन फास्फेट रॉक प्रोडक्शन, इम्पोर्ट नन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट।
दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए, भारत अगर हम बात करें तो जो भारत का फास्फोरस उसका 90% भारत को इम्पोर्ट करना पड़ता है, और जो 10% जो प्रोडक्शन भी होता है ना, तो ये केवल राजस्थान वाले रीजन में होता है, दूसरा मध्य प्रदेश वाले रीजन में होता है। अब बात हो कि मोरक्को इसका सबसे बड़ा भंडार है, तो फास्फोरस का भंडार सबसे बड़ा कौन सा, मोरक्को है। ठीक है, फॉस्फेट से अगर हम बात करें तो एक तो DAP बनाई जाती है, दूसरा NPK जो खाद बनाई जाती है उसमें भी ये यूज होता है, बस चारा रसायन में इसका यूज होता है। तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Duchenne muscular dystrophy is a genetic disorder caused by the deficiency in the dystrophin protein resulting in progressive muscles weakening। तो Duchenne जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एक अनुवांशिक रोग है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें मांसपेशियों कमजोरी बढ़ती जाती है। दूसरा, इट मेनली अफेक्ट मेल्स सिंस अ डिस्ट्रोफिन जीन इज एन ऑन द X क्रोमोसोम विथ फीमेल यूजुअली बीइंग कैरीज। यह मुख्यतः पुरुषों को प्रभावित करता है क्योंकि डिस्ट्रोफिन जीन X जो क्रोमोसोम पर होता है, महिलाएं सामान्यतः इसका वाहक होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट इसका यहाँ पे सही, जिसको इन्वेंट किया गया था 1860 में अगर हम बात करें, और यह तो इसका तो स्टेटमेंट कौन सा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो लक्षण होते हैं बचपन से ही दिखने लगते हैं। अगर हम बात करें, ये जो हमारे कंकाल तंत्र है, इसके अलावा जो हार्ट हृदय है, इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इनको भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन दे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूबियन स्टेट इज नैरो चैनल दैट सेपरेट ग्रीस एविया आइलैंड फ्रॉम द मेन लैंड नोज फॉर इट्स यूनिक tidal currents. Halkida is the principal city of Evia, designated as its administrative and commercial heart। तो हल्किया एविया का प्रमुख नगर है, जिससे इसका प्रशासनिक वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट में दोनों ही करेक्ट यहाँ पे है। अगर हम बात करें, ये जो युबोन कहते हैं ना जलमंडरू है, या अगर हम बात करें जो चैनल है, ये कई दिशा में देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें एविया का जो पूरा एरिया है, जो आइलैंड की हमने चर्चा की, तो लगभग 3500 किलोमीटर स्क्वायर का पड़ता है, और ये मैंने बताया था कि ग्रीस का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसे मेनलैंड आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1 2 दोनों। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।